नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज हमें उतनी बड़ी एक्टिविटी भारतीय शेयर बाज़ार में दिखाई नहीं दिया। जिनके पास सीडीएसएल होगा उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी धूम होगी, बट जिनके पास सीडीएसएल नहीं होगा ना, उनके पोर्टफोलियो में उतनी बड़ी उछाल या फिर उतनी बड़ी गिरावट आज दिखाई नहीं दी होगी। मार्केट मोटा मोटे अगर देखा जाए तो फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिला। और इसी के संग दोस्तों जून का ट्रेडिंग डे जो है ना, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में एफआईएस ने नॉमिनल 23 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। जहां डीएस की बात की जाए, उनके पास अभी के टाइम इतने एसआईपी आ रहे, इतने पैसे हैं कि वो फोर्सफुली भारतीय बाजार में पैसा पंप कर रहे हैं। जहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए 6,500 करोड़ से ऊपर है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि साल का छठा महीना ख़त्म हो चुका है ऑफिशियली अगर आप देखें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दोस्तों एफआईएस ने मात्र इस महीना में 2,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, जहाँ पे डीएस ने फिर 28,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो ऑफकोर्स दोस्तों लोकसभा पोल्स के बाद ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एफआईएस और डीएस क्या करते हैं। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि डीएस के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी एसआईपी आ रहे हैं, तो वो मनी पार्क करेंगे, पंप करेंगे। बट यस, एफआईएस नेट सेलर है या फिर नेट बायर आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, उसमें हमें नेट बाइंग दिखाई दे रही है। दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फर्स्ट हाफ 6 महीना इस साल का वो तो ख़त्म हो चुका है। यस, 6 महीना और बाकी है। जिस हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, हो सकता है कि 6 महीना बाद जो रैली है वो थोड़ी बहुत कम देखने को मिले, बिकॉज बाजार अगर बहुत तेज़ी से भागता है तो वहाँ पे ना फर्दर टर्म में ये देखना बनता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई होगा या फिर नहीं। लेकिन यस दोस्तों, नेक्स्ट 6 महीना ना मेरे हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6 महीना होने वाले हैं। बिकॉज इसमें दोस्तों सेंट्रल बैंक क्या कर रही है ना, इस पे हमारी खास फोकस होगी। आरबीआई क्या कर रही है, इसमें हमारी खास फोकस होगी। बिकॉज 2024 के 6 महीने तक दोस्तों एफआईएस ने 1.25 लाख करोड़ के आसपास माल बेचा है, जहाँ पे डीएस ने बाप रे बाप 2,36,000 करोड़ के आसपास माल को परचेस किया है। इस बीच में दोस्तों नुवामा की एक बहुत बड़ी जो रिसर्च है हमारे सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पे न्यू एफएनओ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जियो फिनेंशियल और जोमेटो पॉइज्ड फॉर निफ्टी 50 एंट्री। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इन दोनों शेयर में पहले से रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। बिकॉज बहुत लोगों को पहले से ही भनक होगी कि न्यू एफएनओ रूल्स के अकॉर्डिंग ये दो कंपनी निफ्टी 50 में प्रवेश कर सकती है। और निफ्टी 50 में प्रवेश करना मतलब पैसिव फंड का इन्फ्लोस आना। आप सबको अच्छे से पता है कि जब कोई बड़े इंडेक्स में कोई पार्टी घुसता है, मतलब कोई नई स्टॉक एंट्री होती है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड को एज पर द रूल्स बाई करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए जिनके पास जियो फिनेंशियल है या फिर जोमेटो है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो रूल्स को लेकर और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिले। लेकिन यस, अगर दो कंपनी घुसती है तो निकलेगी कौन, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बीच में दोस्तों एक स्टॉक स्प्लिट को लेकर बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है किम्स हॉस्पिटल्स, जिसमें दोस्तों आज के दिन एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है ना, इसका प्रपोजल ग्रांट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सच बताऊं तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए जिनके वैल्यूएशन मुझे स्काई रॉकेटिंग लगते हैं, बट किम्स की बात की जाए, नारायण हृदयालय की बात की जाए, ये दो कंपनी ऐसा है जिनका बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत मुझे लगता है। अगर आपने किम्स में पोजीशन बनाई है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स अपना विचार करके फाइनल कंक्लूजन दोस्तों आपके हाथ में ज़रूर मैं छोड़ता हूँ। मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कंपनी काफ़ी शानदार है। यस, एनएससी पे गैस जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक दोगुना ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है 1,000 से 2,000। ये तब जब कंपनी पिछले 6 महीना से उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दी। ऑल दो गैस कंपनी गिरी थी, 1,800 के आसपास आई थी। अभी चूँकि स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है तो कंपनी थोड़ी भागी है। यस, विभाजन अगर शेयर का होता है तो लिक्विडिटी इन्हेंस होती है। तो यस दोस्तों, नारायण हृदयालय की बात की जाए, किम्स की बात कीजिए, दोनों कंपनी प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी शानदार है। एक बार आप क्लोज लुक है ना, इसको आप देख सकते हैं। पीआईटी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज में 5-6% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और इसी के संग अगर आप देखें तो केपीआईटी में लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन खत्म होने के बाद एक तेज़ी का अर्ली इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे केपीआईटी 1,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ दोस्तों जहाँ पैसे बने वहाँ मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ। आपको याद होगा केपीआईटी का हमने 270 के आसपास 540
570, 600, 700, 1000 कितने बार डिस्कस किया। कंपनी 1700 के आसपास चल रही है। तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से एक बहुत ही नीड था कि कंपनी कंसोलिडेशन करे, बिकॉज एक तरफा भागना कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए दोस्तों अच्छा बात नहीं होता है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, जिसको मैंने बहुत बार आपके सामने रखा भी है। यस, कल मुझसे कैसे गलती हो गया था कि टाटा टेक को मैंने 40 का पी बताया था, जो मेरे मुंह से गलती से निकला। जी हाँ गाइस, टाटा टेक की बात की जाए 60 का पी है। रही बात दोस्तों KPIT की, इनके पी अर्निंग्स की बात की जाए 75 है। दोनों कंपनी अच्छी है, बट यस, टाटा टेक को अगर आप उठाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, चूँकि पब्लिक की होल्डिंग IPO के बाद कुछ जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक सफ़र कर रहा है। बट जितना गैस इन सब कंपनी में गिरावट होना, नेक्स्ट जनरेशन IT में गैस इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। रही बात पुरानी होल्डिंग है ना, इसको आप स्ट्रांगली कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, तो मेरे हिसाब से गैस जितने चैलेंजिंग माहौल में इस कंपनी ने नंबर्स पेश किए ना, वो गैस मुझे बहुत ही अद्भुत लगे। अब आप बोलेंगे सर वेट, अद्भुत आप कैसे बोल रहे हैं, कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट गिर के 100 करोड़ हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतना भी मार्केट में उम्मीद नहीं था, बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन US का और यूरोप का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, रेट हाई कितना बढ़ाना, डिमांड ख़त्म हो गए, और जिसका फल ये हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों उनके पास थी ही नहीं। कंपनी बहुत सारी बैंकरप्ट हो गई और रिसेशन में बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई है ना। तो ये दोस्तों उस कंडीशन में भी हम जो नंबर्स थे और जो वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी अभी के टाइम दे रही है ना, मुझे गैस काफ़ी अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा मानना है कि जिस दिन गैस ओलियो केमिकल्स में अच्छी खासी डिमांड फिर से वापस आई ना, इस कंपनी में हमने फिर से जो देखा था वो देख सकते हैं। यस, भले दोस्तों एक आध साल का समय लगे, बट जितना गैस पैनिक में ख़राब टाइम में आप निवेश करेंगे, गुड टाइम उतना ही फ़ायदा होगा। CDSL में क्या हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टॉक गिरा नहीं था, स्टॉक टॉप से आधा हुआ था। क्या कंपनी पैसे नहीं बनाई? आज दोस्तों कंपनी उस लेवल से कहाँ चल रही है आपको अच्छे से पता है। तो सेम दोस्तों आपको क्राइसिस में कॉन्ट्राबेट खेलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी 24,000 का हो गया तो पूरा इंडस्ट्री भागा, नहीं। कुछ इंडस्ट्री पीछे चल रहे हैं जो को वैल्यूएशन दे रहे हैं, बट उनमें रिकवरी की संकेत हमें आने वाले कुछ दिन में समझ में आएगा, और तभी तो हमें बार्गेनिंग प्राइस मिल रही है। वरना ऐसे बहुत सारे सनराइज इंडस्ट्री है ना, जिनमें DIS ने इतना पैसा पंप किया है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन आउट ऑफ द मून जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे कैसे अगर वैल्यूएशन अगर कंफर्टेबल नहीं लगता है तो उन सब बॉल्स को मैं छोड़ देता हूँ, उन सब स्टॉक्स को जाने देता हूँ। लेकिन यस, जो गैस मेरे फोकस में होते हैं, रडार पे होते हैं, भले ही 6 महीना साल भर हमें परेशान करे, लेकिन यस उसके नेक्स्ट 2-3 साल ना हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, जो कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा भी है। PI ग्रीन की बात की जाए, एक सनराइज सेक्टर के संग दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिनके प्रमोटर्स को मैं पर्सनली काफ़ी सम्मान करता हूँ, बिकॉज प्रमोटर्स अभी तक तो बहुत ही एथिकल रहे हैं इनके KPIT के और वेरियस कंपनी के, जिनके वजह से कैसे स्टॉक प्राइस में क्या अचीवमेंट दिखाई पड़ा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 250 पौने 300 के आसपास इस कंपनी को हमने ग्रैब किया था, आज भी होल्ड करता हूँ। कंपनी का इस 2200 के आसपास गई थी, वहाँ से कैसे हमें 1800 के आसपास चल रहा है। आज हमें 5% का अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोल सकते हैं करना क्या है, तो जी हाँ गैस वैल्यूएशन की बात की जाए 64 का पी तो ज़रूर है, लेकिन कंपनी के अर्निंग्स ना बहुत ही क्वालिटी वाले हमें देखने को मिलते हैं। एक डेट का इशू हटा दिया जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने टॉप लाइन को जिस हिसाब से स्केल अप किया विद गुड मार्जिन्स, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पुरानी होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू करें, नए होल्डिंग के चक्कर में अगर आप पड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश करें, और मेक श्योर दोस्तों कि निफ्टी में 24,000 का लेवल इमर्ज हुआ है। ऑफकोर्स एक्सटेंड होगा तो पूरे मार्केट में हरियाली होगी, बट जिस दिन करेक्शन अगर होगा तो स्मॉल कैप मिड कैप पिट सकते हैं, बट उससे आप पैनिक मत करिएगा। 10 साल का हॉरिजन रखते हैं तो टुकड़ों में इन्वेस्ट करने में और ऑफकोर्स एक्मुलेशन करने में कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सब कंपनी जब अपने बॉटम से इतना भागते हैं तो ऑफकोर्स करेक्शन तो देते हैं, बट कंपनी अच्छी होती है ना, फिर से हमें रिवर्सल दिखाई देता है। फास्ट फाइनेंशियल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस जितने भी तरह के NBFC हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं, उसको दोस्तों छोटा मोटा प्रॉफिट में बेचना बंद करें, जो मुझे लगता है। यस, मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए गैस कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यस जो गैस मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेट कट तो अब होने वाला है। अब रही बात फेड की, उनके अंदर क्या मंशा चल रही है इसी समझ पाना काफ़ी टफ है। एक साल तो बोले थे इस साल की स्टार्टिंग में कि 3 रेट कट होगा, अभी दोस्तों 1 रेट कट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग का इस कैलकुलेशन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, लेकिन यस भले ही 24 में अगर 1 रेट कट आएगा तो 25 में आना ही है, तब दोस्तों सब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसकी बात की जाए, बीच में गैस गिर के 1300 के आसपास था, अभी 1850 के आसपास है। यस, अभी भी गैस जो ट्रेंड है वो अप है, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा था वीकली चार्ट 200 का मूविंग एवरेज, जो मैं आपको रटवा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि अगर उसके ऊपर कंपनी नहीं जा रही है तो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाके सपोर्ट ले रही है तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जी हाँ, अभी के टाइम वही हमें देखने को मिल रहे हैं 1850। अगर कंपनी इसको सस्टेन करती है
वीकली टाइम फ्रेम में, तो 3-4 क्वार्टर के बाद या फिर 2-3 रिजल्ट के बाद उसको हमें फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा। बट उससे पहले अगर वीकली चार्ट में अगर 4 कैंडल पॉजिटिव बनते हैं या फिर सस्टेन करते हैं तो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा होगा। तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही हाउसिंग फिनेंस में प्रॉपर वीडियो लाया जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि टेलविंड की शुरुआत हाउसिंग फिनेंस में सबसे पहले हो सकती है। पैनल की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो वॉच टाइम था ग्रीन पैनल के लिए वो शायद ओवर हो चुका है। टाइम की बात की जाए तो ऑफकोर्स बहुत लोग परेशान होते हैं और बहुत लोग खुश भी होते हैं। परेशान वो लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, खुश वो लोग होते हैं जो बाज़ार में 4-5 साल 10 साल से हैं। उनको अच्छे से पता है कि बियरिश फेस में 2-3 साल अगर स्टॉक 50% डाउन होता है ना, तो बुलिश फेस में स्टॉक 500-700% भागता भी है। बहुत सारे स्टॉक दोस्तों एग्जाम्पल में है, आप जाकर डिक्सन जैसी बड़ी कंपनी को देख लें, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को देख लें कि जहाँ 2-3 साल के बाद ना वो सब कंपनी कैसा परफॉर्मेंस की है, तो इनके भी का चार्ट वैसे ही है। जब इनको अच्छा फैक्टर मिलता है तो कंपनी अगर 50% भागने के लायक होती है ना, 400-500% भागती है। और बैड टाइम की बात की जाए, स्टॉक को 30% गिरना होता है, 50-60% गिरती है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यस, एक चीज़ कर सकते हैं कि टेक्निकल जो सपोर्ट है ना उसको देख सकते हैं, जहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो ये इनका रेजिस्टेंस था। ये बात की जाए, इनके सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ये गैस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अगर इसके नीचे ख़राब टाइम में नहीं गिरी है तो ऑफकोर्स अगर कंपनी के अंदर कभी भी एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा लेकिन जो रिवॉर्ड है वो दे सकती है। एम्बर की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों, एम्बर को मुझे मुझेवानी याद है, मैंने इसको और बहुत सारी कंपनीज को भी, डिक्सन को दोस्तों मेक इंडिया थीम में ना आपको 1800 के आसपास कवर किया था एम्बर को। आज गैस कंपनी 4500 के आसपास चल रही है, और फाइनल दोस्तों जो ब्रेकआउट है वो हमारे सामने आ चुके हैं। उस टाइम की बात है जब कंपनी दोस्तों इनकी मतलब लोग जब इनके वैल्यूएशंस को अनरीजनेबल बता रहे थे, लेकिन दोस्तों एक आध क्वार्टर जब इनके पीक होते हैं ना, वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं जब इनके पीक टाइम होते हैं। तो जी हाँ गैस, मुझे लगता है कि एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ख़राब टाइम था वो मेरे हिसाब से गैस स्वाहा हो चुका है। आने वाले 2-3 सालों से वाइट गुड्स और इसी कंपनी के लिए अच्छा हो सकते हैं, जो अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो आप चाहें तो ब्रेकआउट के बाद फॉर लॉन्ग टर्म इसको थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। बिकॉज एम्बर इंटरप्राइज को दोस्तों पीएलआई से काफ़ी बेनिफिट मिला है, और जिस हिसाब से डिक्सन ने परफॉर्म किया, मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करूंगा कि एम्बर का भी 3-4-5 साल का परफॉर्मेंस नेक्स्ट डिक्सन की तरह हो सके। अब इंडिया की बात की जाए, आंसू से एक बड़ी अपडेट आई जहां प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचने का प्लान कर रहे हैं। अब जब दोस्तों स्टॉक एक तरफा रैली करता है तो प्रमोटर्स भी बहती गंगा में हाथ ज़रूर धोते हैं। मार्केट का एंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बिकॉज ये तो गैस हम लोगों को गणित पता है कि अगर बियर मार्केट में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, माल खरीदते हैं ओपन मार्केट से, और बुल मार्केट में अगर प्रमोटर्स माल बेचने पे बाध्य होते हैं तो क्या कारण है। अब उनको लगता है कि रिजनेबल वैल्यूएशन नहीं है, उनको लगता है कि उनके लिए कुछ स्टेक को चर्न करने की आवश्यकता, उनको लगता है कि इस पैसे को दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे उनका निजी मामला है। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी कैसे पीयर से मुझे ओके ओके लगता है। रही बात कंपनी के अर्निंग्स की, वो गैस टॉप क्लास शानदार है। बीच में कंपनी 30-40% गिरी थी ना, आज गैस कंपनी उस लेवल से 7,000 के आसपास भी गई थी। आज थोड़ा बहुत गिर रही है, तो छोटा मोटा अगर करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, हम लोग उसको वेलकम करेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू करें। प्रमोटर्स का बेचना इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का टाटा बाय बाय हो गया। सीडीएसएल के प्रमोटर ने भी गैस अपने स्टेक को बेचा, और उसके बाद सीडीएसएल उस लेवल से 70-80% भाग चुकी है। रियल लाइसेंस की बात की जाए तो जी गैस फार्मा सेक्टर से एक ऐसी कंपनी जिसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखाई देती है। रियल लाइसेंस की बात की जाए, एक समय गैस अपने टॉप से 70% क्रैश हो चुका था, बट उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, मैं देख रहा हूँ कि 400 का लेवल टूट नहीं रहा है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमें क्लियर एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे डिविस लैब, सुप्रिया लाइफ साइंस और भी जितने तरह की फार्मा कंपनी है उनका जो प्रॉपर गाइडेंस है कैसा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रिया लाइफ साइंस में काफ़ी पोटेंशियल है, बिकॉज कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। 26 के पी के संग 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर ये सब कंपनी स्केलअप करेगी ना, 3-5 साल में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। इंडिया की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद तो सुस्त पड़ा हुआ फुटवेयर सेक्टर में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। रिलैक्सो की बात कीजिए, अभी पीछे चल रहे हैं, बट मुझे कैसा ऐसा लगता है कि पोस्ट जीएसटी को पता है कि 18% के आसपास इन सब कंपनी में लगा था। उसके बाद दोस्तों ये सब कंपनी एकदम हाइबरनेशन मोड पे चले गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो ख़राब टाइम था फुटवेयर का, वो शायद जा सकता है। इस बार दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बजट पे गैस मेरी खास फोकस होगी। अगर उसमें कोई बड़ी अपडेट फुटवेयर सेक्टर को मिली ना, तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। उसका जो अच्छे से बजट को जानते हैं, हम देखें, उनको अच्छे से याद होगा कि कैसे 5% से 18% के आसपास जीएसटी बढ़ने से इस पूरे इंडस्ट्री में क्या खलबली मची। लेकिन दोस्तों अगर
ख़राब टाइम की बात की जाए, अगर वो जा चुका है हम जैसे कि मुझे लगता है, तो कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इवन सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए एक ऐसे लेवल्स पे है जो बहुत ही लंबा सपोर्ट जोन पे हमें दिखाई पड़ता है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस कुछ कुछ चीज़ गैस हमारे हाथ में नहीं होती है, सरकार के हाथ में होती है। बिकॉज उनके हाथ में था जीएसटी बढ़ाना, उसकी वजह से कंपनीज बैकफुट में आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कंज्यूमर डिमांड आने वाले दिनों में पोस्ट रेट कट या फिर पोस्ट अगर कुछ रिलैक्सेशन हुआ इनकम टैक्स में, तो शायद उसे बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, जितना लंबा बेस फॉर्म होगा कंपनी उतना ही उम्दा भाग सकती है। कंपनी की बात की जाए कैश फ्लो सुपर है, और ऑफकोर्स डेट की बात की जाए ना के बराबर है। प्रमोटर्स में एफआईएस और डीएस भी अच्छा खासा पार्टिसिपेंट किए हैं, और कंपनी का दोस्तों एक गुड टाइम आने के बावजूद भी कंपनी का साइडवेज में है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स वेरी डिसाइडिंग होंगे। बिकॉज उन सब क्वार्टर्स में कंपनी का ट्रेंड समझ में आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट कैस इंडिया मार्ट बॉटम हिट कर चुका है। यहाँ से कैस मैं डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड देखता हूँ। लेकिन यस, अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया है तो कुछ समय और सही, बिकॉज रेट कट होने से गैस एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लेटफॉर्म वाली कंपनी काफ़ी चमक सकती है। रिलायंस की बात की जाए तो दोस्तों आपको याद भी होगा कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिनके पास एक ऐसा अस्त्र है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कभी भी चला सकता है। बिकॉज इनके पास मार्केट में डुओपोली का टैग है। रिलायंस जियो की बात की जाए, टेलीफाई की न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी, तो क्या आपको सही लगा कि रिलायंस ने 5G पे जो टेलीकॉम टेलीफाई बढ़ाया है, क्या वो जस्टिफाई करती है फिर नहीं? इसी के वजह से गैस रिलायंस ने आज फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गैस हमारे लिए ख़राब न्यूज़ है, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बिकॉज कंपनी का फ़ायदा मतलब हमारा फ़ायदा। लेकिन यस, क्या आप इससे सहमत हैं कि इनको टेलीफाई करना चाहिए फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मुझे आपका कमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता ज़रूर है। की बात की जाए, बहुत लोग गेमिंग और ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट जनरेशन आईटी की बात की जाए इसको लेके कमेंट करते हैं। नज़ारा का कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन इस प्रमोटर का 200 लास्ट 4-5 क्वार्टर से कंटिन्यूसली अपने स्टेक को सेल करना ना, ये थोड़ा कंसर्न पैदा करता है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कॉन्सिस्टेंट नहीं होने की वजह से और ऑफ कोर्स बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से कंपनीज थोड़ा मोड़ा सफ़र करती। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी की बात की जाए जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का ऐसा हम लोग जो चाहते हैं ना, वो दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है कि कंपनी अपने अर्निंग्स को और भी स्केल अप करे, बट रूल्स रेगुलेशन के संग कंपनी की इतने लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स और साथ ही साथ उसको इतने इनकन्सिस्टेंट प्रमोटर की नीचे की तरफ होल्डिंग करना, ये गैस थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर पैदा करता है। बट कंपनी वैसा देखा जाए तो फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आईटी में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एफ की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, डरना मना है। अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया ना, और भी कुछ टाइम केमिकल्स को होल्ड करे, बिकॉज जिस दिन गैस केमिकल्स भागेगा ना, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैसे ज़रूर बनेंगे। दोस्तों देखा जाए तो CDSL, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, वर्लपूल पूरा मार्केट का सबसे शत्रु वाला स्टॉक था। लोग उसको हेट करते थे, जहाँ भी सुनते थे देखते थे लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे। सेम दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि सेंटिमेंट केमिकल को लेके हैं। और जिस दिन गैस आप कॉन्ट्राबेट प्लेयर बन जाए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहीं बड़े बड़े ढुकते हैं। तो यहाँ पे गैस कैपेक्स के संग प्रमोटर, FIS और DS की होल्डिंग हमेशा चेक करें। अगर उन सब केस में अगर बड़े बड़े पार्टी का स्टेक बढ़ रहा है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे से घटनाक्रम क्या है। और ये गैस साइकिल हमने आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी है। बायोटो की बात की जाए, इसको लेके भी मेरी कमेंट्री वही होगी जो SRF को लेके दिखाई दी है। कंपनी गैस ख़राब नहीं है, बट देखिए अगर SRF 20-30% टॉप से गिरा ना ख़राब टाइम में, तो ये सब कंपनी आधा गिरेगी। बिकॉज साइज़ की बात की जाए 4000 करोड़। आप क्या उम्मीद करते हैं कि स्मॉल कैप में आपको 500%, 1000% के आसपास पैसे बनाना है और ख़राब टाइम में आपको पैसे आधा भी नहीं करवाना है? ऐसा गैस नहीं चलेगा। आपको रिवॉर्ड चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, तो ऑफकोर्स आप जाइए इंडेक्स फंड में, उधर पे कैसे आपको कंसिस्टेंट पैसे बनेंगे। लेकिन यस, रिस्क के संग रिवॉर्ड चाहिए, तो वहाँ पे कैसे पैसे आधा भी होते हैं और पैसे 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना भी होते हैं। बट फ़र्क इतना है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी मजबूत है और ग्राउंड पे आप कितने हद तक उस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। तो सो मेरी कमेंट्री एक्चुअली ग्लासकोट कूल की भी होगी, तो ऑफकोर्स कैसे एक्चुअली ग्लासकोट का भी जो एक्सपोर्ट है ना, वो उतना अच्छा से नहीं हो रहा है। पीछे दोस्तों रेट ही एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो रेट कट का वेट करें, कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत दिनों का एक चैनल फॉर्मेशन के संग कंपनी साइडवेज पैटर्न में देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनके नंबर्स कैसे आते हैं। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई स्टॉक पर अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड्स में एक आध नया स्टॉक्स पे डिस्कस किया जाए। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।